अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक और ये है डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द टर्म सोसाइटी। इसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सोसाइटी की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, सेकेंडली इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और थर्डली इसकी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, सो हम इसको तीन क्लासिफाइड मोड्स में करेंगे। सो फर्स्टली जो है वो, अगर आप सोसाइटी के बारे में देखें कि क्या है सोसाइटी, द वर्ड सोसाइटी, सो इट्स अ लैटिन वर्ड सोशियस। ठीक है, और इसको लैटिन में जो है वो सोशियस कहा जाता है। एंड एज फार एज द मीनिंग इज कंसर्न, सो दिस टर्म डायरेक्टली मीन्स द एसोसिएशन एंड टुगेदरनेस, और यू कैन से ग्रुप लाइफ, सिंपली ग्रुप लाइफ भी आप इसको कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट जो सोसाइटी का है वो लार्ज ग्रुपिंग्स के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, और यू कैन से द कलेक्टिविटी ऑफ पीपल हु शेयर मोर और लेस कॉमन एंड डिस्टिंक्ट culture, occupying a certain geographical locality with the feeling of identity or belongingness, having all the necessary social arrangements and institutions to sustain itself. अब तीन एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब भी हम सोसाइटी को डिफाइन करने लगते हैं। सो ये तीन बातें आपने याद रखनी है। फर्स्ट वन, नंबर ऑफ पीपल हु इंटरेक्ट, बहुत सारे लोग होने चाहिए और वो आपस में इंटरेक्ट भी कर रहे हों। ठीक है, वो एलियनेशन में नहीं होने चाहिए, आइसोलेशन में नहीं होने चाहिए, वो सोशली अटैच होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज a defined territory और बाउंड्री। आप देखोगे कि दुनिया में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं सबकी जो है वो जोग्राफिकल बाउंड्रीज या टेरिटरीज हैं। ठीक है, हदूद हैं। जैसे पाकिस्तान है, उसका मैप अगर आप देखेंगे तो जो मैप है इट्स अ काइंड ऑफ टेरिटरी और बाउंड्री और जोग्राफिकल लोकेलिटीज को हम कहते हैं। ओके, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज कल्चर। ठीक है, एक कॉमन कल्चर से बिलोंग करते हैं सब। अब अगर मैं आपको एक डेफिनेशन दूं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को हम एक सोसाइटी कह सकते हैं या नहीं कह सकते। सो आप देखें ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो उसके ऊपर फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नंबर ऑफ पीपल हु इंटरेक्ट, यस। Defined territory or boundary, yes. And third one, yes, we are having a common culture. ठीक है, बहुत सारे सब कल्चर्स भी हैं लेकिन we have Islamic culture in common. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉज जो हैं वो बहुत हद तक जो है वो इस्लामिक लॉ से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। सो हमारा जो डोमिनेट कल्चर है, ठीक है, वो बहुत हद तक जो है वो सिमिलर है इस्लाम से और सभी प्रोविंसेस में ऐसा है। सो जो पाकिस्तान है उसको हम पाकिस्तानी सोसाइटी कह सकते हैं। ठीक है, अभी जो थर्ड पॉइंट है कल्चर का, जब हम कल्चर का चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट, वो फिर आपको और डिटेल में बताऊंगी। लेकिन कल्चर के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, सिर्फ आपकी क्लोथिंग या आपके कस्टम्स ही नहीं है, इसके अंदर आपका रिलीजन भी आ जाता है, आपके रिचुअल्स भी आ जाते हैं, आपकी प्रैक्टिसेस, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका एटीट्यूड, बिहेवियर। सो ये सभी चीज़ें, जैसे अगर हम अमेरिकन सोसाइटी की बात करें, सो अमेरिकन नेशन को हम सोसाइटी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। यस, नंबर ऑफ पीपल हु इंटरेक्ट, अ डिफाइंड टेरिटरी और बाउंड्री। थर्ड वन, अ कॉमन कल्चर। अब कॉमन कल्चर की अगर हम बात करें, सो जो अमेरिकन सोसाइटी है दैट इज काइंड ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटी, बहुत सारे कल्चर्स हैं वहाँ पर। ठीक है, उसका कोई कॉमन रिलीजन भी नहीं है, सेक्युलर स्टेट है विद नो ऑफिशियल रिलीजन। सो हम ऐसे स्टेट को सोसाइटी कह सकते हैं, नहीं कह सकते। यस, दे हैव अ कॉमन कल्चर। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जब हम लॉज की बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉज है, वो सभी पे इक्वली अप्लाई होंगे। लाइक अगर कोई मर्डर कमिट करता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो चाइनीज हो, अमेरिकन हो, सबके ऊपर एक ही तरह के रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो अप्लाई हो रहे हैं। सो जो आपके रूल्स और रेगुलेशन है, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, रिलीजन है, क्लोथिंग है, ये सब कुछ, these all things are included in
कल्चर, वो आप बाकी कल्चर का चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगी। अब ये एलिमेंट्स, जो 3 एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, आपने ये जहन में रखना है। और उसके बाद मैं आपको नंबर ऑफ डेफिनेशंस बता रही हूँ सोसाइटी की, जो कि बहुत डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने दी हैं। और इन सभी डेफिनेशन में आपको ये 3 एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन नज़र आएंगे। कोई टेरिटरी की बात करता है, कोई कल्चर की बात करता है, कोई सोशलाइजेशन की बात करता है, नंबर ऑफ पीपल इंटरेक्शन की बात की जाती है। सो बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं अबाउट सोसाइटी। सो इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो आप या तो फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बेसिकली एक पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी का। सो अगर हम फंक्शनलिस्ट डेफिनेशन देखें तो ये कहते हैं कि जी सोसाइटी एज अ कॉम्प्लेक्स of groups in reciprocal relationship interacting upon one another, enabling human organism to carry on their life activities and helping each other। देखिए हम इसके अंदर जो है वो इंटरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। फंक्शनलिज्म वाले कहते हैं कि जो आपकी सोसाइटी है वो तभी फंक्शनल होगी जब लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे की नीड्स को पूरा करें। सेकंड पर्सपेक्टिव इज स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं सोसाइटी को। अगर आप स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करें तो सोसाइटी इज द टोटल सोशल हेरिटेज ऑफ फोकवेज, मोरेज एंड इंस्टीट्यूशंस। ये हम पढ़ेंगे, फोकवेज, मोरेज, लॉज, ये सारी की सारी टाइप्स हैं सोशल नॉर्म्स की, ठीक है। सो ये कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो हमेशा बनती है रूल्स और रेगुलेशंस पे, सेंटिमेंट्स पे, आइडियाज़ पे, हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज पे, आर्किटेक्चर पे, वो इंस्टीट्यूशन उसके कैसे हैं, स्ट्रक्चर कैसा है सोसाइटी का, रिलीजन कैसा है वहाँ का। सो ये 2 डेफिनेशंस जो थी वो सोसाइटी को देखती हैं फ्रॉम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को लेकर। अब नीचे बहुत सारी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बाय मैकाइवर, सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ यूसेजेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड, ठीक है। फिर गिडन्स की एक डेफिनेशन है। गिडन्स जो है वो बहुत ही एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट है, इसने एक पूरी की पूरी किताब भी लिखी है सोशियोलॉजी को लेकर, आपको हमारी लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी। सो एंथनी गिडन्स, अकॉर्डिंग टू हिम, सोसाइटी इज द यूनियन इटसेल्फ, द ऑर्गेनाइजेशन एंड द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप्स इन विच एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स आर बाउंड टुगेदर, ठीक है। ये भी इंटरेक्शन की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन की, यूनियन की बात करता है। देन अकॉर्डिंग टू पिक्चर एक और definition that the larger number of human beings who interact to satisfy their social needs and who share a common culture is called a society। देखिए इसके अंदर जो है वो कॉमन कल्चर की भी बात की हुई है, इंटरेक्शन की भी की हुई है, अब नीड्स और डिपेंडेंसी की भी की हुई है। सो बाय यंग एंड मैक्स, सोसाइटी इज अ जनरल कॉन्सेप्ट विच इम्प्लाइज सोशल रिलेशनशिप्स। फिर इंटरेक्शन की बात हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू लिंटन, अ सोसाइटी इज एनी ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव लिव्ड एंड वर्क टुगेदर long enough to get themselves organized and to think of themselves as a social unit with well-defined limits, like रूल्स और रेगुलेशंस में रहते हुए लोग किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और एक ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं और वर्कआउट करते हैं एज ए ग्रुप। बर्ट्रैंड ने कहा है द ग्रुप विद इन विच मैन शेयर अ टोटल कॉमन लाइफ, ठीक है। एक कॉमन लाइफ है उनकी जब वो आपस में शेयर करें, बहुत से लोग एक ही जगह पर रहकर, सो उसको हम उस ग्रुप को सोसाइटी कहेंगे। सो इन जनरली आप कह सकते हो कि सोसाइटी इज एन एग्रीगेट ऑफ पीपल लिविंग इन अ लिमिटेड जोग्राफिकल बाउंड्री हैविंग अ कॉमन वे ऑफ लिविंग, और यू कैन से हैविंग अ कॉमन कल्चर। ये जो डेफिनेशन है जनरली के बाद जो लिखी हुई, आप इसको कंसिडर कर लें। ये एक जनरल डेफिनेशन है और इसके अंदर सारी डेफिनेशंस तकरीबन कवर हो जाती हैं, ठीक है। इसमें तीनों एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोसाइटी के। सो फर्स्ट वन इज परमानेंट एंड लार्ज सोशल ग्रुप। सोसाइटी जो है इज अ परमानेंट एंड लार्ज सोशल ग्रुप। ऐसा नहीं है कि आज ये ग्रुप बना है तो कल टूट जाएगा, ठीक है। सो सोसाइटी जो है वो एक परमानेंट और लार्ज ह्यूमन ग्रुप है जिसके अंदर एक पूरी पूरी लाइफ चल रही होती है, ठीक है। और ये कंटिन्यू रहता है ग्रुप फॉर एन अनडिफाइंड पीरियड,
और नेक्स्ट कैरेक्टर है सोसाइटी का लिमिटेड जोग्राफिकल बाउंड्री। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर सोसाइटी, हर माशरे की कोई ना कोई जोग्राफिकल बाउंड्री और लिमिटेशन होगी, ठीक है, बिकॉज ऑल ह्यूमन सोसाइटीज हैव पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स इन विच टेरिटोरियल बाउंड्री इज एसेंशियल, ठीक है। हर माशरे की कोई ना कोई जोग्राफियाई हदूद होंगी और जिसमें कोई ना कोई गवर्नमेंट जो है वो वर्क कर रही होती है। सो नेक्स्ट कैरेक्टर है रूरल एंड अर्बन एस्पेक्ट। हर सोसाइटी में आपको देयर आर रूरल एंड अर्बन एस्पेक्ट्स। रूरल एस्पेक्ट इज सिग्निफाइड विद कल्चर एंड अर्बन एस्पेक्ट इज सिग्निफाइड विद कॉम्प्लेक्स कल्चर। ये हम पढ़ेंगे अभी टाइप्स में रूरल और अर्बन सोसाइटी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, कि हर सोसाइटी में आपको जो उसके मेंबर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर कॉमन इंटरेस्ट और द काइंड ऑफ सोसाइटी दे आर लिविंग इन। सो आप जिस भी माशरे में चले जाएं आपको वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। Okay, next is common interests or purpose. There are common interests or purpose among its members. हर सोसाइटी के कॉमन इंटरेस्ट होते हैं और कुछ पर्पसेस होते हैं जिनके लिए वो काम करती है। आप इकोनॉमिक बेस पे भी देख सकते हैं, आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी देख सकते हैं, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि कौन सी सोसाइटी है और उसके इंटरेस्ट और उसके पर्पसेस क्या है, किस मकसद के लिए बनाई गई। जैसे अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें, सो दैट इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम। हमने क्यों एक सेपरेट जो नेशन है वो ली है, और so that is all about interests and purposes of society. Okay, next longer period of time के लिए it lasts, society है it always lasts for a longer period of time than groups and communities. सोसाइटी इटसेल्फ एक ग्रुप ज़रूर है, लेकिन ग्रुप्स और भी बहुत सारे होते हैं जो कि टास्क कंप्लीशन के बाद जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सोसाइटी इज़ अ काइंड ऑफ ग्रुप जो कि सर्वाइव करता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके जी, नेक्स्ट कैरेक्टर है एस्टेब्लिश्ड रोल्स एंड स्टेटसेस। हर सोसाइटी में हर इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल होल्ड्स अ सर्टेन स्टेटस एंड रोल्स। स्टेटस और रोल्स को आप कह सकते हैं कि आपका मनसब क्या है एक सोसाइटी में और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा स्टेटस एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, ठीक है, और एज अ लेक्चरर मेरे क्या रोल्स होंगे, ठीक है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिम्मेदारियाँ होंगी, ठीक है। एक सोसाइटी में रहते हुए आप लोगों का क्या स्टेटस है, आप सब स्टूडेंट्स हैं और एज अ स्टूडेंट्स आपने क्या रोल परफॉर्म करने हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेटस, ठीक है। अब आपका स्टेटस डॉक्टर हो सकता है, किसी का स्टेटस इंजीनियर हो सकता है, किसी का मदर है, किसी का फादर है, ठीक है। सो हर इंडिविजुअल का कोई ना कोई स्टेटस होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हम स्टेटस एंड रोल्स वाला चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो फिर और डिटेल में बात आपको समझ आएगी, लेकिन फिलहाल याद रखें कि एवरी सोसाइटी जो है वो अपने इंडिविजुअल्स को डिवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटसेस एंड रोल्स। Okay, next character है culture and means of survive. So every society has its own culture and its own means of survival. Satisfies the needs. ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो अपने मेंबर्स को, अपने अंदर रहने वालों की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करे, सेटिस्फाई करे। अब इसके अंदर बेसिक नेसेसिटीज़ भी आ जाती हैं जिसमें फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग है, ठीक है, खुराक, लिबास और रिहाइश। और उसके बाद फिर जो है वो एजुकेशन है, हेल्थ है और इसके अलावा हाउसिंग वगैरह है। ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़, सोसाइटी इटसेल्फ एक ग्रुप ज़रूर है, लेकिन ग्रुप्स और भी बहुत सारे होते हैं जो कि टास्क कंप्लीशन के बाद जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सोसाइटी इज़ अ काइंड ऑफ ग्रुप जो कि सर्वाइव करता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके जी, नेक्स्ट कैरेक्टर है एस्टेब्लिश्ड रोल्स एंड स्टेटसेस। हर सोसाइटी में हर इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल होल्ड्स अ सर्टेन स्टेटस एंड रोल्स। स्टेटस और रोल्स को आप कह सकते हैं कि आपका मनसब क्या है एक सोसाइटी में और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूँ तो
मेरा स्टेटस एज अ टीचर, एज ए लेक्चरर, ठीक है, और एज ए लेक्चरर मेरे क्या रोल्स होंगे, ठीक है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिम्मेदारियाँ होंगी, ठीक है, एक सोसाइटी में रहते हुए आप लोगों का क्या स्टेटस है, आप सब स्टूडेंट्स हैं, और एज ए स्टूडेंट्स आपने क्या रोल परफॉर्म करने हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेटस, ठीक है। अब आपका स्टेटस डॉक्टर हो सकता है, किसी का स्टेटस इंजीनियर हो सकता है, किसी का मदर है, किसी का फादर है, ठीक है। सो हर इंडिविजुअल का कोई ना कोई स्टेटस होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हम स्टेटस एंड रोल्स वाला चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो फिर और डिटेल में बात आपको समझ आएगी, लेकिन फिलहाल याद रखें कि एवरी सोसाइटी जो है वो अपने इंडिविजुअल्स को डिवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटसेस एंड रोल्स। Okay, next character है culture and means of survive. So every society has its own culture and its own means of survival. Satisfies the needs. ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो अपने मेंबर्स को, अपने अंदर रहने वालों की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करे, सेटिस्फाई करे। अब इसके अंदर बेसिक नेसेसिटीज़ भी आ जाती हैं जिसमें फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग है, ठीक है, खुराक, लिबास और रिहाइश, और उसके बाद फिर जो है वो एजुकेशन है, हेल्थ है, और इसके अलावा हाउसिंग वगैरह है जो कि लग्जरी नीड्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज डायनामिक इन नेचर। अब जो सोसाइटी है वो स्टैटिक नहीं होती, ठीक है, दैट इज डायनामिक, एवर चेंजिंग, उसमें चेंजिंग्स आते रहते हैं, उसके नेचर में चेंज आ सकता है, टेरिटरी में भी आ सकता है, बाउंड्रीज में भी आ सकता है। जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें कि एक ईस्ट पाकिस्तान था, देन वेस्ट था, और अब जो है वो ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और भी बहुत सारे लॉज बनते हैं, बिल पास होते हैं, अमेंडमेंट्स होती हैं, ठीक है। So जो society है that is always dynamic in nature and it change from time to time. लेकिन ये जो rate of change है it depends upon the culture. अगर आपका culture बहुत ही primitive और बहुत ही tradition है और वो change को इतने अच्छे तरीके से welcome या नहीं करता, adopt नहीं करता, तो ऐसी societies में change बहुत कम आता है, ठीक है। और ऐसी societies जहाँ पर restrictions कम होती हैं वो हर नई चीज़ को adopt कर लेते हैं, तो वहाँ पर जो है वो चेंज उन सोसाइटीज़ में बहुत तेज़ी से आता है। हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे एक सोशल चेंज का, फिर आपको और क्लियर होगा। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ इंटरडिपेंडेंस। सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था किस तरह से फैमिली का इंस्टीट्यूशन डिपेंड कर रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे, एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन डिपेंड कर रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट डिपेंड कर रही है इकोनॉमी के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरडिपेंडेंस। कोई भी इंसान, कोई भी ग्रुप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले सोली जो है वो एलियनेशन में नहीं रह सकती। So all of them are interdependent upon each other. Okay, the next point is strong mechanism of social norms and social sanctions. Social norms आप कह सकते हैं कवायद और ज़वाबित, rules and regulations, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। And social sanctions को हम कहते हैं मुस्तहबात। For example, in every society there is a system of reward and punishment. Social sanctions हम कहते हैं a system of rewards and punishment. एक सोसाइटी में रहते हुए अगर आप अच्छे काम करेंगे तो सोसाइटी आपको रिवॉर्ड देगी, ठीक है, और अगर आप सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे फिर आगे और टाइप्स हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल सोशल सैंक्शंस। सो आप सिर्फ इतना याद रखें कि सोशल सैंक्शंस आर द सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, जो कि आपको हर सोसाइटी में ये मैकेनिज्म नजर आएगा। और ये क्यों है? टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। हमें पता होगा कि ट्रैफिक का चलान हो जाएगा अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली हम इस डर की वजह से अपने बिहेवियर को कंट्रोल रखेंगे, ठीक है, गुस्सा नहीं करेंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स को वायलेट नहीं करेंगे, जस्ट क्योंकि हम पनिशमेंट से बचना चाह रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। ये वही वाली बात है, द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप अमंग द इंस्टीट्यूशन, अमंग इंडिविजुअल्स, द सोसाइटी हेल्प इन द फुलफिलमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन नीड्स। ये वही वाली पॉइंट रिपीट हो रहा है रिलेशनशिप का, इंटरडिपेंडेंस का। ओके जी, लास्टली जो है वो स्ट्रॉन्ग सोशल सिस्टम। हर सोसाइटी के अंदर आपको एक सोशल सिस्टम नजर आएगा इन विच पीपल पार्टिसिपेट विद इन देयर रोल्स अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटसेस। हर
हर इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करेगा अपने स्टेटस के अकॉर्डिंगली, तो ही एक सोसाइटी में सोशल सिस्टम बरकरार रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड सोसाइटी, देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन डेफिनेशंस। ठीक है, सो ये आप देखें, नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे टाइप्स ऑफ सोसाइटी।